दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिसे हम रोज देखते हैं पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं। मेरा मतलब है, जब भी हम कोई गैजेट देखते हैं हमारा ध्यान उसकी चिप, स्क्रीन या लेटेस्ट फीचर्स पर जाता है ना? लेकिन हकीकत में उस नाजुक इलेक्ट्रॉनिक्स को इस कठोर दुनिया से बचाने वाला जो फिजिकल आर्किटेक्चर होता है वो अपने आप में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। तो चलिए इस एनक्लोजर डिजाइन के सर्वाइवल गाइड को ओपन करते हैं। अब इस बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर इन नाजुक इलेक्ट्रॉनिक्स को बचाता कौन है? सच तो यह है कि एक सर्किट बोर्ड तब तक बिल्कुल असुरक्षित और असहाय है जब तक कि उसे एक प्रॉपरली इंजीनियर्ड फोर्ट्रेस यानी एक मजबूत सुरक्षा कवच में पैक ना किया जाए। बिना इसके सबसे महंगी और एडवांस सर्किटरी भी एक मामूली झटके या पहली बारिश में दम तोड़ देगी। तो आज हम इस टॉपिक को 5 अहम हिस्सों में कवर करेंगे। पहला, सर्किट बोर्ड के आगे की दुनिया। दूसरा, सही कवच या मटेरियल्स चुनना। तीसरा, धूल और पानी से बचाव। चौथा, हीट और इंटरफेरेंस को मैनेज करना। और आखिर में रेडीमेड एनक्लोजर्स और कस्टम डिजाइन्स के बीच की रणनीति। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की। आखिर इस कोर इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफेंड करना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इंजीनियर्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक एनक्लोजर सिर्फ मेटल या प्लास्टिक का डब्बा नहीं होता, ये एक क्रिटिकल सेफ्टी बैरियर है। ये अंदर के नाजुक कंपोनेंट्स को तो बचाता ही है, पर साथ ही ह्यूमंस को इलेक्ट्रोक्यूशन और एक्सीडेंटल शॉर्ट सर्किट से भी महफूज रखता है। और हाँ, बटन्स, कनेक्टर्स और स्टैंड ऑफ्स जैसी चीज़ों को सही जगह पर रखकर ये हमारे और मशीन के बीच का एक बेहतरीन यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस भी बनता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, यानी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सही आर्मर या कवच कैसे चुनें। चलिए मटेरियल सिलेक्शन का ये गेम समझते हैं। अगर हम मेटल्स और पॉलीमर्स को कंपेयर करें तो इनके बीच का अंतर वाकई काफ़ी क्लियर है। एक तरफ मेटल्स हैं जैसे स्टील और एल्यूमिनियम जो सॉलिड हैं, कंडक्टिव हैं, गर्मी को बाहर निकालने में मास्टर हैं पर थोड़े भारी होते हैं। दूसरी तरफ हमारे पॉलीमर्स हैं जैसे एबीएस, पॉलीकार्बोनेट या नाइलॉन जो हल्के हैं, नॉन कंडक्टिव हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं और आप इन्हें किसी भी कॉम्प्लेक्स आकार में आसानी से मोल्ड कर सकते हैं। तो मेटल आखिर कहाँ काम आता है? जब आपको ऐसी मशीन बनानी हो जिसे हैवी लोड्स झेलने हो या फील्ड में रफ यूज होना हो, तब शीट मेटल और डाइकास्ट एल्यूमिनियम एलॉयज से बेहतर कुछ नहीं। ये नेचुरल ईएमआई शील्डिंग देते हैं और इनकी थर्मल कंडक्टिविटी कमाल की होती है। बेसिकली हैवी ड्यूटी प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स के लिए ये एकदम परफेक्ट चॉइस है। पर अगर आप मास मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो प्लास्टिक्स ने यहाँ एक अलग ही क्रांति ला दी है। एबीएस और पॉलीकार्बोनेट की वजह से आप लाखों यूनिट्स बेहद सस्ते में इंजेक्शन मोल्ड कर सकते हैं। एसिटिल को पॉलीमर्स तो इतने मजबूत होते हैं कि उनसे छोटे मैकेनिकल गियर्स तक बन जाते हैं। हालांकि ये प्लास्टिक्स होते हैं इसलिए इनमें करंट पास नहीं होता, तो इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग के लिए इंजीनियर्स को कुछ चतुर तरीके निकालने पड़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर्मर तो हमने चुन लिया, पर क्या ये धूल और पानी के माइक्रोस्कोपिक अटैक्स को रोक पाएगा? आपने अक्सर अपने स्मार्टफोन्स या गैजेट्स पर आईपी रेटिंग देखी होगी, है ना? ये टेबल उस इंग्रेस प्रोटेक्शन सिस्टम को डिकोड करता है। पहला डिजिट बताता है कि आपका डिवाइस सॉलिड ऑब्जेक्ट्स या धूल से कितना सुरक्षित है, 0 से 6 तक। और दूसरा डिजिट जो 0 से 8 तक होता है वो पानी के खिलाफ प्रोटेक्शन को मापता है। जैसे IPBs का मतलब है सिर्फ उंगलियों से सुरक्षा, पानी से बिल्कुल नहीं। अब कंज्यूमर्स के लिए आईपी रेटिंग काफ़ी हो सकती है, पर हेवी इंडस्ट्रीज का क्या? वहां आते हैं नेमा स्टैंडर्ड्स, द नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ये स्टैंडर्ड्स ये सुनिश्चित करते हैं कि आपका इलेक्ट्रिकल कैबिनेट बर्फ, तेज बारिश और यहां तक कि खतरनाक करोसिव केमिकल्स को भी झेल सके। वहां थोड़ी सी चूक का मतलब है पूरा सिस्टम फेल। खैर, चाहे आईपी हो या नीमा, इन सबका सबसे बड़ा हथियार होती है एक सटीक सील। गैस्केट्स को कंप्लीटली फ्लैट सर्फेसेस चाहिए होते हैं, बिना किसी स्क्रैच या डेंट के, वरना पानी आसानी से अंदर चला जाएगा। इन्हें न सिर्फ बाहरी और अंदरूनी फ्लूइड से बचना होता है, बल्कि गर्मी से बढ़ने वाले इंटरनल प्रेशर को भी झेलना पड़ता है। साथ ही इलास्टोमर माउंट्स फिजिकल शॉक्स को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि सील ना टूटे। और इसी सटीक इंजीनियरिंग की वजह से आजकल IP67 एक गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया है। सोचिए, एक ऐसी प्रोटेक्शन जहां डिवाइस पूरी तरह से डस्ट टाइट हो और अगर गलती से 1 मीटर पानी में गिर भी जाए तो भी उसके अंदर पानी की एक बूंद न जाए। जबरदस्त है ना? तो देखिए, हमने बाहर के खतरे तो रोक लिए, पर इंटरनल थ्रेट्स का क्या? गर्मी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यानी EMI से कैसे बचें?
EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये ऐसी इनविजिबल नॉइज है जो अगर सिस्टम में घुस गई तो पूरा फंक्शन हिलाकर रख सकती है। एक छोटी सी अनवांटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी या भटकता हुआ मैग्नेटिक फील्ड आपके सेंसिटिव सर्किट को आसानी से क्रैश कर सकता है। इसलिए ऐसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब या ब्लॉक करने के लिए प्रॉपर शील्डिंग बेहद जरूरी होती है। और इस इनविजिबल नॉइज से लड़ने के लिए इंजीनियर्स के पास टूल्स की पूरी आर्मी होती है। मैग्नेटिक फील्ड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए मूव मेटल शील्ड्स यूज होते हैं। सीमलेस जॉइंट्स बनाने के लिए कंडक्टिव इलास्टोमर्स और EMI गास्केट्स लगाए जाते हैं। यहां तक कि दरवाजों पर स्पेशलाइज्ड फिंगर कॉन्टैक्ट्स के साथ फैराडे केजेस डिजाइन किए जाते हैं। हर एक छेद और वेंटिलेशन स्लॉट को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि हवा तो अंदर जाए पर इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा इंटरनल थ्रेट है हीट यानी गर्मी। इसकी थर्मल स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर होती है। पहले पावर मॉड्यूल्स और प्रोसेसर्स कितनी गर्मी निकाल रहे हैं उसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन्स या हीट स्प्रेडर्स को एनक्लोजर के साथ जोड़ दिया जाता है। इस स्टेप से हम प्रैक्टिकली पूरे एनक्लोजर को ही एक जाइंट रेडिएटर में बदल देते हैं जो डायरेक्ट गर्मी को बाहर फेंकता रहता है ताकि सिस्टम ठंडा रहे। चलिए अब हम अपने पांचवें और आखिरी हिस्से पर आते हैं, असेंबली की रणनीति। ऑफ द शेल्फ यानी रेडीमेड लें या कस्टम बनवाएं। शुरुआत में डिजाइनर्स एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहले बड़े सर्किट बोर्ड को नापो, फिर कनेक्टर्स और वायरिंग के लिए थोड़ी स्पेस छोड़ो और फिर एक ओवरसाइज्ड स्टैंडर्ड एनक्लोजर को फिजिकल सिमुलेशन के लिए सिलेक्ट कर लो। ये तरीका महंगे मैन्युफैक्चरिंग टूल्स पर हज़ारों रुपए खर्च करने से पहले तेजी से प्रोटोटाइप बनाने और कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली प्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। स्टैंडर्ड ऑफ द शेल्फ एनक्लोजर्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपका बहुत सारा वक्त बचाते हैं। इनमें पहले से वेरीफाइड IP रेटिंग्स होती हैं और हार्डवेयर का एक बना बनाया इकोसिस्टम मिल जाता है। अगर आपको अपना प्रोडक्ट तेजी से और बिना किसी सेफ्टी कंप्लायंस के झंझट के लॉन्च करना है तो ये एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस है। पर अगर आपको स्पेसिफिक डिज़ाइन, यूनिक एस्थेटिक्स या खास फंक्शंस की ज़रूरत हो तो तब इंजीनियर्स कस्टम फैब्रिकेशन का रास्ता चुनते हैं। चाहे कॉम्प्लेक्स प्लास्टिक शेप्स के लिए 3D प्रिंटिंग यानी FDM हो, फ्लैट असेंबलीज के लिए पॉलीकार्बोनेट की लेजर कटिंग हो या फिर मजबूत सीमलेस कॉर्नर्स के लिए शीट मेटल की डीप ड्राइंग हो, हर खास जरूरत के लिए एक खास मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक मौजूद है। इन सब के बीच एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा खतरे में होती है और वो है कनेक्टर्स। ये सेफ अंदरूनी हिस्से और बाहरी कठोर दुनिया के बीच का सबसे अहम ब्रिज होते हैं। कनेक्टर्स को पावर और डेटा तो पास करना ही है, पर एनक्लोजर की IP67 रेटिंग को भी बनाए रखना है। इन्हें केबल के खिंचाव और मैकेनिकल स्ट्रेस को झेलने के लिए इतना रगड़ होना पड़ता है कि पूरे सिस्टम की सील कभी ब्रेक ना हो। तो दोस्तों, अगर इस पूरी चर्चा को मुझे एक आखिरी विचार में समेटना हो तो मैं यही कहूंगा कि द एनक्लोजर इज जस्ट एज क्रिटिकल एज द सर्किट बोर्ड, क्योंकि मैकेनिकल प्रोटेक्शन, सही थर्मल मैनेजमेंट और EMI शील्डिंग के बिना दुनिया की सबसे एडवांस्ड, सबसे महंगी सर्किटरी भी बिल्कुल बेकार है। एक एनक्लोजर और सर्किट बोर्ड दोनों मिलकर ही एक सफल प्रोडक्ट को जिंदा रखते हैं। तो अब आप ही सोचिए, अगली बार जब आप अपने डेस्क पर रखे किसी लैपटॉप, राउटर या गैजेट को देखेंगे तो क्या आप उस इनविजिबल इंजीनियरिंग की कद्र कर पाएंगे जो आपकी आंखों के सामने होते हुए भी नजर नहीं आती? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने उन आम से दिखने वाले डिब्बों के अंदर छुपे अनोखे सर्वाइवल इंजीनियरिंग की तरफ आपका ध्यान जरूर खींचा होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ।